नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं दोस्तों साइंस में केमिस्ट्री की दोस्तों अंतिम क्लास होने वाली है। आज के दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों की दोस्तों केमिस्ट्री पूर्णतया दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट डे से हम दोस्तों बायोलॉजी में प्रवेश करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पूरे साइंस इस पूरी येलो बुक को पेज बाय पेज कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो एक बार आप सभी प्यार दो जल्दी से आ जाइएगा दोस्तों। आप लोगों की क्लास दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है, जो कि अभी तक दोस्तों आपकी लगभग एक हफ्ते तक दोस्तों क्लास नहीं हो पाई थी मौसम खराबी की वजह से। तो लेकिन दोस्तों अब आप लोगों की क्लास दोस्तों पुनः स्टार्ट हो गई है। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को क्लासेस जो है वो दोस्तों एग्ज़ाम लगभग दोस्तों आप लोगों के नज़दीक आ गए हैं और आगे भी आने वाली नई नई प्रतियोगी परीक्षाएं भी आने वाली हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी को दोस्तों कंटिन्यू करते रहिएगा। तो पहले तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि दोस्तों आज ये केमिस्ट्री की अंतिम क्लास होगी और आज के इस वीडियो में आपकी पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक जिन लोगों ने हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा है, तो एक बार आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी क्लासों को जरूर देखिएगा। आप लोगों को उन क्लासेस से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको कल के अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट जो डे हमने जिस टॉपिक को जहां तक हमने कवर किया था वहीं से दोस्तों आप लोगों की ये क्लास स्टार्ट होगी। जैसा कि दोस्तों यदि हम पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में हमने दोस्तों अम्ल, क्षार एवं लवण यहाँ तक दोस्तों कवर किया था। हाइड्रोजन और उसके यौगिकों के बारे में पढ़ा था और यहीं से दोस्तों आप लोगों की जो नेक्स्ट वीडियो थी, पिछली वीडियो थी हमारी, वो हमने दोस्तों आपकी कंप्लीट कर दी थी। तो आज हम दोस्तों वहीं से आपकी इस क्लास को पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। अम्ल को आप सभी को पता है क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, और क्षार को बेस बोलते हैं, और लवण को क्या बोलते हैं, जिसको नमक यानी कि सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों अम्ल की। अम्ल क्या होते हैं, इनका स्वाद क्या होता है। तो आप सभी को ये कॉमन सा क्वेश्चन है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, और ये इतना सा इजी प्रश्न आपके एग्जाम में भी आ चुका है और कई बार पूछा भी जाता है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों आपके इजी, मीडियम और हार्ड तीनों पॉइंट के, तीनों लेवल के आपके दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इजी क्वेश्चन भी आता है, हार्ड भी आता है और थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन भी आता है। तो अम्ल को स्वाद में कैसे होते हैं सभी को पता है, खट्टे होते हैं। और यदि हम बात करें दोस्तों हमारे शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो खाने को पचाता है, तो आप सभी को पता है हमारे शरीर में कौन सा होता है, HCl एसिड होता है, HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जो होता है ये हमारे दोस्तों ऑटोमेटिक शरीर में ही होता है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो HCl अम्ल जो होता है वो दोस्तों भोजन को पचाता है। तो हमारे शरीर में दोस्तों अम्ल का होना, एसिड का होना भी जरूरी है, लेकिन दोस्तों वो भी लिमिट में होना चाहिए। यदि हमारे शरीर में दोस्तों एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में कई सारी दिक्कतें भी पैदा हो जाती हैं। लेकिन हमारे शरीर में जो ऑटोमेटिक जो HCl अम्ल होता है वो तो होता ही है, वो दोस्तों कैसा होता है, लिमिट में होता है, जो कि खाने को पचाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अम्ल स्वाद में दोस्तों खट्टे होते हैं और विस्थापनशील हाइड्रोजन रखते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों, विस्थापनशील हाइड्रोजन रखते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है दोस्तों, यदि नीला लिटमस पेपर लेते हैं, यदि हम उस पर अम्ल डालते हैं तो वो दोस्तों नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, नीले लिटमस को लाल कर देता है। कौन कर देता है, अम्ल कर देता है, एसिड कर देता है। अगला है दोस्तों एसिटिक एसिड, जिसका दोस्तों फॉर्मूला होता है CH3COOH। क्या होता है दोस्तों, CH3COOH। इसका होता है एसिटिक अम्ल। यह दोस्तों प्राकृतिक रूप से सिरके में पाया जाता है। जो दोस्तों हमारे सिरका होता है, सिरका की यूज हम किस में करते हैं दोस्तों, किस में करते हैं, पिकल, अचार बनाने में। अचार बनाने हम दोस्तों किसका यूज करते हैं, सिरका का यूज करते हैं। जो सिरका होता है, सिरका में कौन सा एसिड होता है, कौन सा अम्ल होता है, तो दोस्तों सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, CH3COOH। कभी कभी एग्जामिनर दोस्तों आपसे घुमा के क्वेश्चन कर देता है कि बताइए कि सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो आपको एसिटिक अम्ल ही लिख कर दे हिंदी में, हो सकता है वो आपको चारों ऑप्शन फॉर्मूले में दे दे और पता चला कि आपको फॉर्मूला ही पता नहीं, तो आप उस टाइम क्वेश्चन को गलत कर दोगे या तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दोगे। तो आपको ना ही स्किप करना है ना ही क्वेश्चन को रॉन्ग करना है, क्योंकि आपको दोस्तों फॉर्मूला भी याद रखना है और उसका हिंदी नेम भी याद रखना है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, जो कि आपका सिरके में पाया जाता है। क्लियर, यह आपका प्राकृतिक रूप से होता है, ना कि दोस्तों उसमें हम कुछ मिक्स करते हैं। यह आपका प्राकृतिक रूप से ही एसिटिक अम्ल इसमें पाया जाता है।
क्लियर, यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, एसिटिक अम्ल का प्रयोग सिरका निर्माण में, खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण और विलायक के रूप में भी किया जाता है। सिट्रिक अम्ल प्राकृतिक रूप से संतरे और नींबू में पाया जाता है। दोस्तों आप लोगों ने नींबू संतरे तो खाई होंगे। नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। खट्टा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों उसमें एसिड पाया जाता है। अब उसमें एसिड कौन सा पाया जाता है? तो दोस्तों उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। संतरा दोस्तों कैसे होते हैं? उसमें भी दोस्तों खट्टापन होता है। कितना भी संतरा मीठा हो लेकिन फिर भी उसमें दोस्तों थोड़ा बहुत एसिड होता ही है। तो जो एसिड होता है वो कौन सा होता है? इसमें भी दोस्तों सेम सिट्रिक अम्ल ही होता है जो दोस्तों संतरे और नींबू में पाया जाता है। ये खास तौर से आपका याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आ भी चुका है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप कहेंगे चींटी में भी एसिड पाया जाता है। जी हाँ, तो चींटी में भी एसिड पाया जाता है। मनुष्य में कौन सा पाया जाता है? आपको बताया था मैंने, HCl एसिड पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो चींटी होता है, चींटी में दोस्तों पाया जाता है फार्मिक अम्ल। कौन सा दोस्तों? चींटी हुआ और आपका बिच्छू हुआ। कौन दोस्तों? चींटी हुआ और आपका बिच्छू। ये दो ऐसे हैं दोस्तों जीव जिन्हों में दोस्तों अम्ल पाया जाता है। कौन सा? फार्मिक अम्ल पाया जाता है बिच्छू और चींटी में। क्लियर, यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में वीडियो के लास्ट में जरूर पूछिएगा। मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई देता हूँ जो भी कैंडिडेट कमेंट करता है। अगला पॉइंट है, सिट्रिक अम्ल का उपयोग दोस्तों हम खाद्य पदार्थों तथा दवाओं में भी करते हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं दोस्तों वो उसमें भी एसिड का यूज करते हैं, क्योंकि वो दवाइयाँ कैसी होती हैं दोस्तों? खट्टी होती हैं। धातुओं की सफाई में भी हम दोस्तों सिट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। जो आपका सिट्रिक अम्ल होता है, जो आपके केमिकल पदार्थ होते हैं किसी भी धातु का साफ करने में, तो उनमें भी दोस्तों हम सिट्रिक एसिड का यूज करते हैं। टार्टरिक अम्ल, एक दोस्तों आपका टार्टरिक अम्ल होता है। ये आपके दोस्तों लगभग जो आपके कच्चे फल होते हैं, जैसे कि आपका इमली हुआ। इमली में कई बार एग्जाम में आ हुआ है कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। अंगूर हुआ, कच्चे आम हुए। आम दोस्तों जो कच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अंगूर भी दोस्तों खट्टे होते हैं, इमली भी खट्टी होती है। यानी कि दोस्तों लगभग जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। खास तौर से जितने भी आपके कच्चे फल हुए जिसमें आपका स्वादपन जो होता है वो खट्टे का आता है, तो वो आपका दोस्तों टार्टरिक एसिड का उसमें होता है। वो भी प्राकृतिक रूप से ही होता है, ना ही उसमें कोई मिलावट होती, ना ही कोई मिक्स करते, वो ऑटोमेटिक ही प्राकृतिक द्वारा होता है। और यह भी आपको बता दें कि टार्टरिक अम्ल का भी उपयोग हम खाद्य पदार्थों के प्रतिऑक्सीकारक के रूप में मिलाया जाता है, या हम दोस्तों प्रतिऑक्सीकारक के रूप में करते हैं टार्टरिक अम्ल का खाद्य पदार्थों में। ऑक्सैलिक अम्ल क्या होता है दोस्तों? ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है ये प्राकृतिक रूप से दोस्तों टमाटर और पालक, और सबसे ज़्यादा आयरन किस में होता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, पालक में दोस्तों सबसे ज़्यादा आयरन, या हम बोल सकते हैं लोहा, Fe आयरन, यही तो होता है ना। तो आपका दोस्तों किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। और टमाटर में और पालक में एसिड कौन सा होता है? इसमें दोस्तों ऑक्सैलिक अम्ल होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सैलिक अम्ल होता है। ये भी आपका प्राकृतिक रूप से ही होता है। और ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं दोस्तों? देखिए ऑक्सैलिक अम्ल का हम दोस्तों प्रयोग फोटोग्राफी हुआ, कपड़ों की रंगाई और छपाई में भी दोस्तों हम ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक, देखिए मैंने आपको एक पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो जहाँ कहीं भी आपको लैक्ट शब्द मिल जाए, लैक्ट है, लैक्टो है, लैक्टिक है, लैक्टोमीटर है, जिसका संबंध हमेशा दोस्तों आपका दूध से होता है, दूध दही से होता है। किससे होता है दोस्तों? दूध और दही से होता है। अब दही किससे बनता है भैया? दूध से ही तो बनता है, यानी दूध से क्या बनेगा? दही। यह आपका दूध और दही से ही संबंध रखता है आपका लैक्ट वाला शब्द। अब देखिए लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल प्राकृतिक रूप से दही में पाया जाता है। दही कैसा होता है दोस्तों? खट्टा होता है। और कभी कभी दोस्तों दूध भी खट्टा हो जाता है, खट्टा हो जाता है ना। तो ये दोस्तों किसका कारण होता है? ये भी आपका लैक्टिक अम्ल के कारण ही होता है। यदि एग्जामिनर पूछ दे, चलिए बताइएगा कि लैक्टोमीटर का प्रयोग किस मापन में किया जाता है? तो दूध के मापन में। अगला पॉइंट है, देखिए दोस्तों आ गया ना, फार्मिक अम्ल लाल चींटी और बिच्छू में पाया जाता है। और इस पॉइंट को मैंने आपको पहले ही अभी कुछ मिनट पहले ही दोस्तों बताया था। और देखिए यही है दोस्तों आपका किताब में भी देखने को मिला, पॉइंट बना के ही इसमें भी दिया है कि फार्मिक अम्ल लाल चींटी और बिच्छू में पाया जाता है। चींटी लगभग आपकी जो भी होती है सब में अभी फार्मिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन यदि ज़्यादा मात्रा में देखा जाए तो आपका लाल चींटी
जो लाल चींटी होती है काफ़ी खतरनाक होती है, लाल चींटी और बिच्छू पे पाया जाता है। और यही इस क्वेश्चन को मैंने अभी भी आपसे पहले ही दोस्तों डिस्कस किया था। क्लियर। अगला आता है दोस्तों HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग उर्वरकों और विस्फोटकों के निर्माण में भी किया जाता है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों HCl की, तो HCl का दोस्तों जो आपके उर्वरक हुए, जो उसको आप दोस्तों खेतों में डालते हैं, आपका जैसे खाद्य हुआ जो खेतों में डालते हैं, विस्फोटक पदार्थ हुए, इनके निर्माण में भी दोस्तों हम HCl का प्रयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको दोस्तों बोलते हैं H2SO4, क्या बोलते हैं H2SO4, ये आपका बोलते हैं सकते तेजाब भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं तेजाब। इसका उपयोग दोस्तों पेट्रोलियम के शोधन हुए संचालक बैटरियाँ, जो हमारी संचालक बैटरियाँ होती हैं उनमें कौन सा ऑयल भरा होता है, तो वो आपका H2SO4 एसिड ही भरा होता है। और अपमार्जक उद्योग के रूप में किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग। ये आपका दोस्तों अम्लों का एक प्रबलता क्रम दिया है, जो कि घटते क्रम में आपका क्या होता है, सबसे पहले आता है CH3COOH, इसको क्या बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल से फिर आता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद आता है HNO3, इसको बोलते हैं हम नाइट्रिक अम्ल, और उसके बाद आता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर। इनके आपको नाम याद होने चाहिए, CH3COOH एसिटिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर। ये दोस्तों आपका घटता हुआ क्रम था। अगला आता है सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3, यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को यदि हम 3:1 के अनुपात में मिलाते हैं तो दोस्तों क्या बनता है, अम्लराज बनता है। तो अम्लराज को हम किस अनुपात में मिलाते हैं, 3:1 में, जिसमें 3 किसका रहता है, HCl का, और 1 किसका रहता है, HNO3 का। क्लियर। अगला है अम्लराज का प्रयोग हम सोना व प्लेटिनम को गलाने में भी करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका HCl HNO3 का क्या होता है, मिश्रण होता है, जो कि सोना और प्लेटिनम को गला देता है। तो इसका उपयोग भी हम अम्लराज के रूप में सोना और प्लेटिनम को गलाने में करते हैं। अगला आता है, बात करते हैं क्षार की। अभी क्या था, क्षार। क्षार का स्वाद कैसा होता है दोस्तों, अम्ल होता है स्वाद में खट्टा, तो क्षार मीठा नहीं होगा, क्षार दोस्तों कड़वा होता है। देखिए स्वाद आपके दोस्तों 3 होते हैं, कौन सा होता है, 3-4 स्वाद होते हैं आपके। एक तो हो गया मीठा, एक होता है खट्टा, और एक होता है आपका कड़वा, और एक होता है आपका स्वादहीन, मतलब कोई स्वाद ही नहीं है। तो आपका दोस्तों क्षार का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, कड़वा होता है। और अम्ल से क्रियाकारक लवण और जल बनते हैं, क्या बनते हैं दोस्तों, लवण और जल बनते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला करता, अम्ल क्या करता था, नीले को लाल करता था, क्षार लाल को नीला कर देता था, और मेथिल ऑरेंज को पीला तथा फिनाप्थिलीन को पिंक गुलाबी कर देता था। अगले पॉइंट पे चलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आदि प्रमुख क्षार हैं। इनका जो स्वाद है कैसा रहता है, कड़वा रहता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग दोस्तों साबुन बनाने, साबुन कैसा होता है, जो झाग देता है वो किस कारण देता है, साबुन जो झाग देता है वो दोस्तों क्षार के कारण ही झाग देता है। पेट्रोलियम शोधन हुआ, धातुओं में दोस्तों ग्रीस हटाने और कागज बनाने में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ये आपके एग्जाम का आया हुआ एग्जाम्पल है कि साबुन बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का। अगला आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। इसका उपयोग दोस्तों चूना पोतने में, जल की कठोरता को दूर करने और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। और ये आपके एग्जाम का आया हुआ एग्जाम्पल है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अगला आता है MgOH का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग दोस्तों पेट की अम्लता दूर करने में चीनी उद्योग में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दोस्तों क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड है। कैसे दोस्तों, क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड है, इनका स्वाद जो होता है कड़वा होता है। अगला आता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसका उपयोग दोस्तों व्यंजक चूर्ण के निर्माण में और शुष्क कारक के रूप में किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं MgO, का उपयोग दोस्तों अग्निसह ईंटों के निर्माण में और बॉयलरों के उपयोग में किया जाता है। अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, क्या बनते हैं, लवण बनता है और आपका दोस्तों जल बनता है। क्या बनते हैं दोस्तों, लवण तथा जल बनते हैं हमारे। अगला आता है सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और पोटास एलम। पोटास एलम किसको बोलते हैं, आप सभी लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। पोटास एलम आप लोगों ने 10th की क्लास में ही पोटास एलम के बारे में पढ़ा होगा।
और पूरी केमिस्ट्री में जो सबसे बड़ा फार्मूला होता है वो पोटास एलम का ही होता है। तो सबसे पहले बताएंगे कि जो पोटास एलम, इसका जो आपका केमिकल नेम है, इसको बोलते क्या है, इसका हिंदी नेम क्या है दोस्तों पोटास एलम का, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। पोटास एलम बोलते हैं दोस्तों फिटकरी को। क्या बोलते हैं दोस्तों? फिटकरी को बोलते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है, जो कि पूरी केमिस्ट्री में सबसे बड़ा फार्मूला ऐसे ही का होता है और बिल्कुल ईजी भी होता है। क्या होता है नोट करिएगा आप लोग, K2SO4 इंटू Al2 SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। कितने दोस्तों? 24H2O। ये किसका फार्मूला होता है? ये होता है दोस्तों फिटकरी यानी कि पोटास एलम। K2SO4, यदि समझ में ना आ रहा हो तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O पोटास एलम फिटकरी का फार्मूला होता है। और उसके बाद आता है ये जिप्सम। ये दोस्तों क्या है? प्रमुख लवण है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक या NaCl हम दोस्तों बोलते हैं, या चट्टानी नमक भी हम कहते हैं। एक नया नाम आपको सुनने को मिलेगा, चट्टानी नमक, परतदार नमक, साधारण नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये सभी नाम हैं NaCl की। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है सोडियम क्लोराइड का उपयोग हम दोस्तों किस में करते हैं? भोज्य पदार्थों में। देखिए जो आपके चट्टानी नमक होते हैं, हम जो खाने के पदार्थ में दोस्तों हम जो जिस नमक का उपयोग करते हैं, सॉल्ट का उपयोग करते हैं, वो क्या है दोस्तों? वो NaCl ही तो होता है, सोडियम क्लोराइड, जिसको दोस्तों खाने के रूप में भी करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसका उपयोग दोस्तों जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, साबुन और कांच के उद्योग में भी करते हैं। किसका? Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट का। अगला है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का उपयोग दोस्तों कपड़े धोने में क्या किया जाता है, जिसको हम दोस्तों धावन सोडा या दोस्तों धोने का सोडा बोलते हैं। देखिए काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि खाने का सोडा और कपड़े धोने का सोडा, इन दोनों का फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों धावन सोडा और धोने का सोडा ये दोनों बात एक ही है, यानी धावन यानी धोने के काम में आएगा। जो धावन सोडा होता है, धोने वाला सोडा, उसको बोलते हैं दोस्तों सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O फार्मूला होता है। जो आपका खाने वाला वो सोडा होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट आपका खाने वाला होता है और सोडियम कार्बोनेट आपका कपड़े धोने का होता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? बाइकार्बोनेट का उपयोग पेट की अम्लता दूर करने और अग्निशामक यंत्रों में करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को दोस्तों खाने का सोडा या दोस्तों बेकिंग सोडा भी दोस्तों किसे कहते हैं? खाने का सोडा को। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का उपयोग हम दोस्तों विस्फोटक बनाने तथा उर्वरक के रूप में किया जाता है। पोटेशियम की मात्रा अक्सर आपके उर्वरक जो पदार्थ होते हैं जो खेतों में डाले जाते हैं, उनमें दोस्तों आपके पोटेशियम की मात्रा अधिकतम देखने को मिलेगी। पोटास एलम या फिटकरी, देखिए वही वर्ड आया जो मैंने स्टार्टिंग में यूज किया था। फिटकरी का उपयोग कीटाणुनाशक तथा जल को शुद्ध करने में करते हैं। जो हमारे यहाँ दोस्तों नाई वगैरह होता है, जब वो दाढ़ी बनाता है, उसमें भी दोस्तों फिटकरी का उपयोग करते हैं, क्योंकि रक्त को रोकने के काम में आती है फिटकरी। पोटास एलम फिटकरी को ही बोलते हैं। फार्मूला मैंने आप लोगों को रिपीट कर दिया था, K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O पोटास एलम फिटकरी का। अगला आता है दोस्तों जिप्सम, जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसका उपयोग दोस्तों हम टूटी हड्डियों को जोड़ने में, जिसको हम प्लास्टर बोलते हैं ना, उर्वरक के निर्माण तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो हमारे हाथ में दोस्तों प्लास्टर होता है उसको POP बोलते हैं। इसमें आपका जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 12H2O बनाने में किया जाता है आपका। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है CaSO4 इंटू 12H2O, याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में। कार्बन दोस्तों क्या है? धातु है या अधातु है? तो याद रखना कार्बन एक अधातु है, ना कि धातु। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का होता है C6 होता है ना, ये आपका कार्बन का परमाणु क्रमांक हो गया। हीरा में दोस्तों क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। ग्रेफाइट में क्या होता है? इसमें भी दोस्तों कार्बन पाया जाता है। ये आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, हीरा क्या है? कार्बन। तो याद रखिएगा हीरा संसार का सबसे कठोर पदार्थ होता है दोस्तों। और हीरा ताप एवं विद्युत का दोस्तों कैसा होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। नेक्स्ट, शुद्ध अवस्था में दोस्तों हीरा चमकदार और पारदर्शी होता है, और अशुद्धियां होने पर हीरा नीला और लाल और हरा दिखाई देता है। दोस्तों जो भी आपका शुद्ध हीरा होगा वो आपका बहुत ही ज़्यादा चमकदार और पारदर्शी होगा। हीरे की दोस्तों आप यानी कि पारदर्शी का मतलब उसके उस पार भी देख सकते हैं।
और यदि हीरे में कोई भी अशुद्धि हुई तो हीरा दोस्तों हमें नीला दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा और हरा भी दिखाई देगा। तो आप उसमें कोई ना कोई जरूर मिलावट हुई होगी हीरे में, तभी हमें वह नीला, लाल, हरा दिखाई देता है। क्लियर। अब यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है दोस्तों पीएच स्केल। पीएच क्या होते हैं, पीएच मूल्य क्या होते हैं, पीएच मान क्या होते हैं। और आपको बता दें कि पीएच मान को लेकर हमने ऑलरेडी इस चैनल पर दोस्तों एक वीडियो बना रखी है, जिसमें आपको पीएच मान दोस्तों मैंने ट्रिक से याद करवाए हैं। ट्रिक से याद करवाएं तो एक बार आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत ही शानदार दोस्तों वीडियो है। आपको यदि एक बार आपने देख लिया ना, आपको जितने भी पीएच मान हैं जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे पीएच मान हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और आपने कभी भी नहीं भूलोगे। ऐसी ट्रिक दोस्तों मैंने आप लोगों को उसमें बताई है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। और उस वीडियो का लिंक जो है मैं आपने ऑलरेडी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को उस लिंक पे जाकर जरूर क्लिक कीजिएगा। आप उस वीडियो को एक बार देख लेना, केवल देख लेना, नोट्स मत बनाना, आपको वीडियो में देखते देखते याद हो जाएगा। पीएच स्केल क्या होता है दोस्तों, किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता की माप को हम पीएच मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। अम्लीय विलयन जो भी आपके खट्टे पदार्थ होते हैं उनका पीएच मान दोस्तों सदैव 7 से कम होता है। जो क्षारीय विलयन होते हैं जिनका स्वाद दोस्तों कड़वा होता है उनका सदैव 7 से अधिक होता है। और जो उदासीन होते हैं उनका पीएच मान जिनका 7 ही होता है तो वो कैसे होंगे, उदासीन होंगे। 7 से कम हुआ अम्ल, 7 से ज़्यादा हुआ क्षारीय और 7 ही हुआ तो उदासीन। उर्वरकों के अधिक उपयोग में मृदा कैसी होती है, मिट्टी अम्लीय होती है, जो पौधों की वृद्धि के लिए उचित नहीं है। उर्वरकों के लेकिन कब उचित नहीं है, जब उर्वरक का उपयोग हम अधिक मात्रा में कर देते हैं तब की बात है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, मानव शरीर का 7.0 से 7.8 पीएच परास के मध्य कार्य करता है। मुंह में पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय यानी दांतों का गिरना आरंभ हो जाता है। 5.5 से यदि हमारे पीएच मान कम हो जाते हैं। दांतों का इनेमल, याद रखिएगा, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ दांतों का इनेमल, जो पीएच मूल्य कम होने पर संचारित होने लगता है। अगला आता है दोस्तों सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी कि दोस्तों विलयन। विलयन क्या होता है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समभांगी मिश्रण है और विलयन में नियत ताप पर विलायक की मात्राओं में एक नियत सीमा एक परिवर्तन किया जा सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों कि जिस विलायक का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होगा वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि दोस्तों विलयन का वर्गीकरण। हम विलयन का जो वर्गीकरण है दोस्तों वो किस किस रूप में करते हैं, किस किस मिश्रण के रूप में करते हैं। सबसे पहले कि गैस में यदि हम गैस का विलयन करते हैं तो वायु एवं गैसों के मिश्रण से गैस एवं गैस का विलयन होता है। गैसों में द्रव का विलयन जैसे कि आपका बादल, कोहरा, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि, ये गैसों के जलीय विलयन है, जिसका आपका गैस में द्रव का विलयन बनता है। गैस में ठोस का विलयन, एग्जाम्पल वायु में आयोडीन का मिश्रण, नमक में कौन सा पाया जाता है, आयोडीन की मात्रा होती है नमक में। द्रव में गैस का विलयन, द्रव यानी कि जल और गैस आपका CO2 का विलयन। द्रव में द्रव का विलयन, जल में एल्कोहल और विलयन आदि। द्रव में ठोस का विलयन, जल में चीनी, पारे में लेड, पारा Hg2NPB आदि का विलयन, यह आपका द्रव में ठोस का विलयन हो जाएगा। अगला आता है ठोस में गैस का विलयन, पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन। ठोस में द्रव का विलयन, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। ठोस में ठोस का तो सोने में कॉपर का विलयन, ये आगे हम सोने में कॉपर का विलयन ऐड करते हैं तो आपका ठोस टू ठोस हो जाता है। और अम्लीय विलयनों में हमेशा H पॉजिटिव आयन और OH ऋण आयन, OH नेगेटिव आयनों की तुलना में अधिक होते हैं। उदासीन विलयनों में OH आयन ऋण आयन और H धन आयन की तुलना में अधिकतम होते हैं। उदासीन विलयनों में हाइड्रोजन धन आयन तथा OH ऋण आयन की सांद्रताएं इक्वल होती हैं, समान होती हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। तो दोस्तों विलयन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वह विलयन जब निश्चित ताप और दाब पर अधिक विलय का विलयन नहीं होता है उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। एक आपका संतृप्त विलयन होता है, एक आपका असंतृप्त विलयन होता है, 2 प्रकार के। वह विलयन जिसमें निश्चित ताप और दाब और अधिक विलय का विलय किया जाता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं।
एक हेडिंग याद करिए, इसमें विलय किया जाता है, इसमें विलय नहीं किया जाता है। जिसमें विलय नहीं किया जाता है वो संतृप्त, और जिसमें विलय किया जाता है वो असंतृप्त। क्लियर। अगला दोस्तों वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलयन की क्षमता से अधिक खुली होती है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि टाइप्स ऑफ विलयन मोस्टली होते हैं आपके दो, संतृप्त असंतृप्त। और वैसे तो आपके और भी है, अति संतृप्त विलयन, अति असंतृप्त विलयन, कोलाइडी विलयन, द्रवस्नेही विलयन, काफ़ी हो गए ऐसे तो। अगला है कोलाइडी विलयन कैसा है, एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय बहुत ही सूक्ष्म अवस्था में उपस्थित होता है। द्रवरागी या द्रवस्नेही कोलाइडी विलयन, यह विलायक को स्नेहक करने वाले कोलाइड हैं जो कि प्रायः दोस्तों कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। क्लियर। यहाँ तक की बातें समझ में हो चुकी होंगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं जो कि हमारा अंतिम पॉइंट चल रहा है और हम जीव विज्ञान में भी प्रवेश करने वाले हैं। स्टार्च। स्टार्च दोस्तों किस में पाया जाता है, रबड़, जिलेटिन, गोंद आदि में किसी भी पदार्थ को उचित विलायक मिलाने पर द्रवरागी कोलाइड सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। द्रवरागी एवं द्रव विरोधी कोलाइड विलायक को घृणा करने वाले कोलाइड हैं और ये स्थायी नहीं होते हैं। तो कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। आघुलनशील लवण को कोलाइडी विलयन द्रवयोगी कोलाइड कहलाते हैं। प्रकाश में कोलाइड सॉल्व से गुजारने पर कोलाइडी कण प्रकाश को फैलाते हैं तथा प्रकाश की दिशा में लंबवत देखने पर प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे हम दोस्तों टिंडल प्रभाव कहते हैं। और ये टिंडल प्रभाव आप लोगों ने 12th की क्लास में 100 नहीं पूरे 200% पढ़ा होगा। टिंडल प्रभाव किन लोगों ने पढ़ा है टिंडल प्रभाव के बारे में, तो उसके बारे में आप लोग हमें एक पॉइंट, दो पॉइंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि नहीं पता है तो आप ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर मैंने टिंडल प्रभाव के बारे में 12th की क्लास में पढ़ा था। चलिए अगला है दोस्तों, कोलाइडी कणों की लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करना हमें क्या सी गति कराती, ब्राउनी गति। हमने दोस्तों 12th की क्लास में अक्सर देखा है कि जो हमारी सरल परिभाषा थी वो किसकी थी, ब्राउनी गति को। जब भी सर हमारे क्लास में क्वेश्चन को पूछते थे कि ब्राउनी गति किसे कहते हैं, तो हमारा दोस्तों सीधा सा जवाब होता था जो कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे बोलते थे कि जो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं उसे हम ब्राउनी गति कहते हैं, और कुछ लोग तो बोलते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी गति करने को हम ब्राउनी गति कहते हैं। यानी कि बिल्कुल सीधी सी परिभाषा थी जिसे हम दोस्तों जो भी मन में आए वो बोल देते थे, और बिल्कुल ईजी परिभाषा की कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति। कोई इधर भाग रहा है तो कोई उधर भाग रहा है, मतलब कोई भी क्लियर एक स्थान नहीं है, कोई गति नहीं कि हमें किस ओर जाना है। कोई कहीं भाग रहा है तो कोई कहीं भाग रहा है। ये टेढ़ी मेढ़ी जो गति होती है ना, इसी को हम बोलते हैं ब्राउनी गति। और ब्राउनी गति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, रॉबर्ट ब्राउन ने। ब्राउनी गति का निर्माण किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। क्योंकि इनका नाम है ब्राउन, तो ब्राउन से ही इन्होंने बोल दिया ब्राउनी गति। अगला पॉइंट है कि दो आम मिश्रणीय द्रवों को मिश्रित करने के लिए हिलाया जाता है तो पायस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, पायस। पायस को स्थायी करने के लिए हम दोस्तों पायसी कर्मक मिलाते हैं। प्रोटीन, गोंद आदि प्राकृतिक एवं अल्कोहल, साबुन आदि प्रमुख ये आपके कृत्रिम पायसी कर्मक हैं। अधिकांश दवाइयों की प्रकृति दोस्तों कैसी होती है, कोलाइड होती है। सिल्वर सॉल आँख के लोशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिल्वर एक सॉल होता है, वो आँख के लोशन के रूप में क्या किया करता है। और सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर जिसको बोलते हैं एजी, या एजी सिल्वर और एजी सिल्वर आयोडाइड को बादलों पर स्प्रे करके कृत्रिम बरसात कराई जाती है, जिसको हम बोलते हैं मनुष्य द्वारा कृत्रिम। कृत्रिम क्या होता है, जो मनुष्य बनाता है। प्राकृतिक क्या होता है, जो भगवान द्वारा बनाई जाती है, प्राकृतिक द्वारा। आइसक्रीम बनाते समय हम दोस्तों जिलेटिन मिलाते हैं, जिसमें कोलाइडी की स्थिरता मिल जाती है और क्रिस्टलीकरण रुक जाता है। किसी दुर्बल अम्ल और उसके संयुग्मी क्षारक अथवा किसी दुर्बल क्षारक या उसके संयुग्मी अम्ल के जलीय विलयन को बफर विलयन कहते हैं। बफर विलयन ये आपका किसमें था, 12th की आप केमिस्ट्री उठा के देखना। बफर विलयन, टिंडल प्रभाव, विलयन, विलायक, विलेय, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सीरे के किण्वन द्वारा अल्कोहल के उत्पादन में बफर विलयन का उपयोग किया जाता है। रासायनिक अपक्रियाओं की गति का अध्ययन करने में पीएच मान और स्थिर और बफर विलयन का प्रयोग किया जाता है। और आज का दोस्तों हमारा अंतिम पॉइंट है कि चमड़ा पकाने तथा कागज आदि के निर्माण में पीएच मान को स्थिर करने के लिए हम बफर विलयन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बफर विलयन का। और बफर विलयन होता है क्या, तो बफर विलयन दोस्तों आपके सीरे के किण्वन और अल्कोहल द्वारा उत्पादन बफर विलयन का उपयोग हम करते हैं। क्लियर। तो ये थी दोस्तों आपकी रसायन विज्ञान, जो कि हमने पूर्णतः दोस्तों कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से दोस्तों आपका एक नया और हमारा अंतिम चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसको बोलेंगे बायोलॉजी।
और इसको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि हमने पिछली क्लासों को पढ़ा है। और आप लोग इस बायोलॉजी की क्लास को स्किप कोई भी कैंडिडेट ना करे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का यदि क्वेश्चन देखा जाए साइंस में, जो आपके किसी भी आप लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका यदि साइंस का कोई भी क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से ही बनते हैं। और मिनिमम कहाँ से बनते हैं? आपके मिनिमम क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से बनते हैं। केमिस्ट्री से बहुत ही चुनिंदा ही क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, लगभग सभी क्वेश्चन वो आपके दोस्तों बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिएगा, बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बायोलॉजी को है दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। आप लोगों को जीव विज्ञान की शाखाएं सभी पता होनी चाहिए, विटामिन्स के बारे में पता होने चाहिए, विटामिन्स की खोज किसने की थी, और विटामिन से होने वाले रोगों के बारे में, और विटामिन से हमें होने वाले जो फ़ायदे हैं उनके बारे में हमें सारी जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ से आपके 100 नहीं पूरे 200% एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाना, आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलते हैं। तो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो आज हमने दोस्तों क्या किया है, केमिस्ट्री को दोस्तों समाप्त किया है, और कल की क्लास में, नेक्स्ट डे की क्लास में हम बायोलॉजी में प्रवेश करेंगे। बहुत ही शानदार सेशन रहेगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़िएगा। और आज का जो वीडियो में यहीं तक रखेंगे, आज की जो क्लास को यहीं तक रखेंगे। क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोगों के लिए मैं दोस्तों कोशिश करूंगा कि आप लोगों की क्लास जो है स्थायी रहें, रेगुलर रहें, डेली आप लोगों को वीडियोस मिलती रहें, क्योंकि 5 से 6 दिन हो गए थे आप लोगों की क्लास नहीं आई थी, लेकिन कोशिश रहेगी कि आप लोगों को निरंतर क्लासेस मिलती रहें। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जो लोग हमारी क्लास में नहीं आ पाए हैं, किसी कारणवश वीडियो को नहीं देख पाए हैं, तो आप लोग वीडियो को बाद में भी देख सकते हो। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।